राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड बेसिकली, कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, किस तरीके से डिफाइन करोगे बेटा। तो बेसिकली आप सबको पता होगा केमिकल बॉन्ड क्या है। तो केमिकल बॉन्ड एक इस तरीके का, मान लो कोई भी दो एटम है, पहले एग्जांपल समझते हैं। कि मान लो मेरे पास किसी ने बोला कि ये H2O है, मेरे पास किसी ने बोला कि ये CO2 है। तो H2O और CO2 में किस तरीके से ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इनके बीच बॉन्ड है। इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। यानी केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स होता है विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट, जो बहुत सारे अलग अलग एटम मॉलिक्यूल्स और आयन इनको होल्ड करके रखता है टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। यानी अगर ये केमिकल बॉन्ड नहीं रहा तो अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे। तो ये होता है हम लोगों का केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल हो गया, मेरे पास इथेन का मॉलिक्यूल हो गया। तो देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में बॉन्डिंग हो रही है, और इसी को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच। इसी तरीके से इथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये सभी हम लोगों के केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है तुम सबके पास कि व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कि एटम कंबाइन होते क्यों हैं, कि एटम कंबाइन होते क्यों हैं और मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्या रीजन है। तो वही रीजन बेटा, बहुत सिंपल सा रीजन है, टू गेन द स्टेबिलिटी। यानी सभी 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 लोग अपनी स्टेबिलिटी को लेना चाहते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मान लो मेरे पास ये सोडियम है, राइट। तो सोडियम क्या करता है, 2,8, नॉर्मली सोडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8,1। तो ये क्या कहता है, ये कहता है नहीं, मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा ना तो मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आप सबको पता है ये स्टार्टिंग से ही कि सब लोग यही चाहते हैं कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में कैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने पे ये स्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्या चाहता है सोडियम, सोडियम चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं लूज कर दूं ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। उसी तरीके से मान लो मेरे पास क्लोरीन है जो कि है 2,8,7। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, ये कहता है कि नहीं, मुझे ना कोई गलती से एक इलेक्ट्रॉन दे दे बस, ताकि मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। इट मींस इन दोनों के बीच एक केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन था कि व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन देयर ऑक्टेट कंप्लीटेड, राइट। सो ये सब करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यानी हम सिंपली वे में बोल सकते हैं टू अटेन द स्टेबिलिटी, जो एटम होता है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ हाउ टू अटेन द स्टेबिलिटी, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। वो अपने एनर्जी सिस्टम को डिक्रीज करते हैं और उससे बनाते हैं स्टेबिलिटी। एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम कैसे डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 3 सेल थे, तो हम सबको पता है कि 3 शेल है, नीचे आने पे जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो वहां से आप देखो एक शेल कम हो गया, 2 ही शेल हो गए, तो एनर्जी भी डिक्रीज हो गई और स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हम इस चीज को से भी इसको समझ सकते हैं। तुम लोगों को जितना याद रखना, टू अटेन द स्टेबिलिटी, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसीलिए एटम जो होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज एटम आयंस के साथ कंबाइन होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, ऑल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। भाई सब लोगों को तो कंबाइन हो रहे हैं, ये नोबल गैस क्यों नहीं हो रहा है, इसको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए क्या। तो बेटा ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इनके लास्ट में तो 8 8 इलेक्ट्रॉन है ही, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसीलिए ये किसी के साथ कंबाइन जल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ऑल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। ठीक है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनन हो गया, रैंडनम हो गया। यानी नोबल गैसेस और द इनर्ट गैसेस नाइदर केमिकली कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट नॉर अमंग देमसेल्फ ड्यू टू अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सबके लास्ट में 8 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप नियॉन देख लो, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2, बताओ क्या होगा, 2, 10 होता है ना
तो 2,8 हो गया। उसी तरीके से अगर आप आर्गन की बात करो तो 2,8,8, तो इन सबके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनके ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये क्यों किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे या कंबाइन होंगे? इसीलिए नियॉन, आर्गन, ये सब ना तो किसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं और ना ही कभी भी आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रीजन व्हाई नोबल गैसेस आर इनर। ओके, लेटर ऐसा पाया गया, बहुत बाद में ऐसा डिस्कवरी हुआ कि हाउएवर जीनॉन और जो क्रिप्टन एंड जीनन है, राइट, रेंडनम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको छोड़ दो। तो हाउएवर क्रिप्टन एंड जीनन, बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज एज कम्पेयर टू नियॉन एंड आर्गन, ठीक है, यानी इन सबसे बड़ा साइज होने के चलते दे शो सम रिएक्टिविटी विद वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो कुछ इसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लेटर डिस्कवर हुए क्रिप्टन जीनन, जो कि रिएक्टिविटी को थोड़ा बहुत शो करते हैं, लेकिन वो भी किसके साथ? वेरी वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो दे शो रिएक्टिविटी विद दिस टू एलिमेंट्स ओनली, दैट इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, तो इसका आंसर आप सबको मिल गया, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल हैज अ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, 8 है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हीलियम ही होता है जिसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। इसके अलावा आप जितने भी एलिमेंट्स देखोगे नोबल गैस में, सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि दे आर क्वाइट स्टेबल, एंड इफ दे आर क्वाइट स्टेबल दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। ओके, वाई मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन द इंडिविजुअल एटम। अब पूछा गया है कि बताओ भाई मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं इंडिविजुअल एटम से? तो बस सिंपल सा रीजन है बेटा, बिकॉज दे पोजेस द लेस एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि मान लो दो एटम्स अलग अलग हैं, उन सबकी कुछ एनर्जीज है, जैसे ही वो कंबाइन होते हैं उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और उनकी एनर्जी वहां पे क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है। यानी बिकॉज दे पोजेस लेस एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हमेशा एटॉमिक एनर्जी से कम होती है। ठीक है, अब देखो हाउ डू एटम कंबाइन। सो बेसिकली एटम कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट। ये स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि भाई एटम कंबाइन हो ही क्यों रहे हैं, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना है? अपने आप को स्टेबल बनाना है, इसलिए। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोगों को अलग अलग थ्योरीज पढ़ना है, दैट इज थ्योरीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि क्या क्या थ्योरीज होती है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस के लिए, राइट। सो लेट्स स्टडी द थ्योरीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कौन कौन सी थ्योरीज हमारे लिए आई हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक था हम लोग का लेविस अप्रोच। ठीक है, ये इंपेरिकल अप्रोच था, लेविस अप्रोच। तो कौशल लेविस अप्रोच प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि किस तरीके से मॉलिक्यूल बन रहा है, क्या इसका निकलेगा स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस थिंग। सो ये हमारा आया था सबसे पहले लेविस अप्रोच। सेकेंड हम पढ़ेंगे अलग अलग शेप, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 1940 में आए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो इंपेरिकल अप्रोच के अंदर दो चीजें कवर करनी है आपको, लेविस अप्रोच एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 1940 में आया था। इस वेस्पर थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वांटम अप्रोच की बात करूं तो क्वांटम अप्रोच में हमारे पास आता है वीवीटी थ्योरी, जो कि 1927 में आया था वीवीटी। एंड नेक्स्ट हो जाएगा एमओटी थ्योरी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि 1932 में आ गया था। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये हम लोग को सारी थ्योरीज को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो इंपेरिकल अप्रोच के अंदर दो थ्योरीज, दैट इज लेविस अप्रोच और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एंड क्वांटम अप्रोच के अंदर हमें दो थ्योरी, दैट इज वीवीटी थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब देखो बेटे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, कि कितने टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालना है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो चलो देखते हैं
कि कितने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा बेटा? when the complete transfer of electron takes place between one atom to another atom, then this is known as केमिकल सॉरी आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, वी ऑलरेडी सॉ राइट, अभी अभी देखा था कि 2,8,1 है ना। वो क्या चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दूं। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर देता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड साइड, मान लो मेरे पास क्लोरीन है, वो क्या चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं, मैं कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लूं। यानी वो क्या है खुद, तो वो है 2,8,7 पे, वो चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं और क्या बना लूं, 2,8,8, 2,8,8 बना लो। राइट। सो ये पूरी कहानी है हमारी, किसकी कहानी है? आयनिक बॉन्ड की। कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा कंप्लीट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब भी इस तरीके की बॉन्डिंग होगी, यानी whenever the bond formed between the two atom by the complete transfer of an electron, then this type of bonding is known as ionic bonding। उसी तरीके से बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग? सो कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन्स जब शेयरिंग करके बॉन्डिंग होगी। जैसे आप जितने भी ऑर्गेनिक में कंपाउंड देखते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसमें कार्बन अलग अलग, हाइड्रोजन अलग अलग कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में, कि बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है कि एक दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बन रहा है। यानी एक बॉन्ड में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर कार्बन आइटम का है, तो लेट्स से दूसरा एक अलग कार्बन आइटम का है या दूसरे हाइड्रोजन आइटम का है। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग करके बॉन्ड बनाना। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी नहीं है, शेयरिंग की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है बेटा हम लोगों का मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल्स के बीच बनता है, तो ये मेटालिक बॉन्ड की कैटेगरी में आ गया। नाउ कोवलेंट बॉन्ड को हम फर्दर टू टाइप्स में पढ़ते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप ध्यान से समझो, मैं बोलूं कि मेरे पास HF है, ठीक है, और मैं बोलूं कि मेरे पास N2 है, O2 है, F2 है, H2 है, इस तरीके के। तो एक कोवलेंट पोलर और नॉन कोवलेंट नॉन पोलर में क्या फर्क है? देखो, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और F के बीच बॉन्ड बना है, और इसमें से F जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया, तो दो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गई, नेगेटिव और पॉजिटिव की, पोलर बन गई ये। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जबकि ये कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच। तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है। यानी जब भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो वो हमेशा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो किस पे नेगेटिव आएगा किस पे पॉजिटिव आएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, बिकॉज दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम है। लेकिन है दोनों कोवलेंट बॉन्ड ही। तो कोवलेंट बॉन्ड को दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है क्या ये चीज? बताओ एक बार, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस? पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में किसी को कोई डाउट आ रहा हो? बताओ भाई, किसी को कैसा भी डाउट आया हो? नो? चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन कहलाएगा और नॉन पोलर बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हमारा कौन कहलाएगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। चलो, नाउ व्हाट इज ऑक्टेट रूल? सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑक्टेट रूल नाउ। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट यू मीन बाय दिस टर्म ऑक्टेट रूल। बहुत सिंपल सा है, इधर इसकी डेफिनेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये कहता है बाय एनी हाउ, आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाय एनी हाउ,
ठीक है भाई, एनी हाउ सभी के सभी एलिमेंट्स के अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन दे आर सेड टू बी दे फॉलो द ऑक्टेट रूल, राइट। यानी अकॉर्डिंग टू दिस, इफ द एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, या तो कंप्लीट ट्रांसफर कर ले मतलब आयनिक बॉन्ड बना ले, या फिर शेयरिंग कर ले, और बाय शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in order to have an 8 electron in their valence shell is called octet, and this is known as octet rule। इसी को octet rule बोलते हैं। यानी भाई एटम किसी तरीके से भी कंबाइन हो, चाहे तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव एन 8 इलेक्ट्रॉन, ताकि उसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट, एंड दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। और इसको रूल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टेट रूल। नाउ एग्जांपल समझे क्या? चलो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्या है? क्लोरीन एटम है। हम सबको पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब ये कंबाइन हुए, इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में लगा दिया। इसने बोला एक इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तुम शेयर कर रहे हो। इनके बीच बन गया एक बॉन्ड। कैसे? देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट इसके। अब इसमें ऐसे अगर आप ओवरलैपिंग करके देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 4 2 6 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और 8 ही इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। यानी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते ही दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। सो वी कैन से दैट दिस 2,8,7 था जो पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब क्या हो गया है? 2,8,8, राइट। तो 2,8,8 हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑक्टेट रूल बना। अब एक आयनिक कंपाउंड में देख लेते हैं। तो अगर मैं Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो Na में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों का यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज 2,8,1। मान लो एक क्लोरीन का और एटम लिया है, जो अभी एग्जांपल हम जब से देख रहे हैं वही वाला एग्जांपल है ये। दैट इज इसके पास है 2,8,7 इलेक्ट्रॉन, और ये चाह रहा है कि बस मेरे को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए ताकि इसका NaCl बन जाए। तो सोडियम ने देखो, इसी देखो सोडियम ने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्या दे दिया? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये हो गया 2,8,8 और वो हो गया 2,8, राइट। सो ये हम लोगों का बन जाता है एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप ऑक्टेट रूल को कवर करोगे। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कि कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के। तो ध्यान से देखो बेटा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से बनाओगे और क्या क्या एग्जांपल्स इसके होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करना है, मान लो हमारे पास CO3 है, इसका मुझे डायग्राम बनाना है। तो दो तरीके हैं, अभी मैं कन्वेंशनल तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग को एक और आसान तरीका भी बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ CO3 ट्वाइस नेगेटिव, दैट इज अ कार्बोनेट आयन। नाउ वी ऑल नो कार्बन हैविंग कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन पे? 4। एंड द ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना है? दैट इज 3। तो 6 3 का कितने हो गए? दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेगेटिव चार्ज कितना है? तो 2 नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? तो 14, सॉरी 4 कार्बन के पास और 18 2 20, यानी 24। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल हैं। अब देखो मैं किस किस तरीके से इसका डायग्राम बनाऊंगा, फिर से बना देता हूं। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये आपने क्या किया होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मान लो आपको थोड़ी पता पहले से कि डबल बॉन्ड लेना है, अगर आप सिंगल सिंगल बॉन्ड भी ले लेते, ठीक है, तीनों के साथ सिंगल बॉन्ड, और है हमारे पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा कितने माइनस होते हैं? 1 2 3। 3 का मतलब कितना हो गया? 3 का मतलब, तो 3 का मतलब हो गया यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, कि आप यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस करो। तो 24 में से 6 किया, कितना बचा? दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना बच गया? 18। अब आपको इस तरीके से करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो। कैसे होगा भाई? अभी तो इस कार्बन को ही 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, बिकॉज 2 बॉन्ड, 2 4 2 6 2 8, 2 इसको चाहिए।
और 6 इसको चाहिए होगा, दो, दो चार, दो छः, सात आठ, है ना। यानी दो इसको चाहिए, 6 इसको, 6 इसको, 6 इसको, 18, तो 20 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें कितना चाहिए? 20 इलेक्ट्रॉन। और है हमारे पास कितना? 18। यानी -2 की कमी हो रही है ना, -2 की कमी हो रही है। मतलब किसी इसमें से एक को डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको डबल बॉन्ड किया, अब क्या हो गया होगा बताओ। तो जैसे इसको आप डबल बॉन्ड करोगे, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड करने पे? तो जैसे ही मैंने इसको डबल बॉन्ड किया, ठीक है, अब क्या हो गया? सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। नाउ अगेन वी हैव 24, तो इसमें से कितना माइनस कर दो पहले, देखो। तो दो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार बॉन्ड, चार बॉन्ड मतलब 8 माइनस करो, कितना बचा? 16। कितना माइनस करो? 8। बचा कितना? 16 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है, बिकॉज दे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दो, दो चार, दो छह, दो आठ, बैलेंस है। इसको कितना चाहिए? दो, दो चार, and कितना लेफ्ट हुआ? 12। नाउ इसको कितना रिक्वायरमेंट है? 2 टू 4 टू 6, दैट इज 6 लेफ्ट। कितना? 6। हाउ मेनी? या एग्जैक्टली 6, राइट। तो अब ये हम लोग का बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का बिल्कुल बैलेंस हो गया, 0/0। तो ये बैलेंस भी हो गया है, और ये ही हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। तो दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ द CO3 आयन। देखो इस तरीके से बनाया है, किसमें एक डबल बॉन्ड होगा, दो सिंगल बॉन्ड होगा, और इस पे टोटल ट्वाइस नेगेटिव का चार्ज है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियन आयन। जल्दी से बताओ भाई, किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो, डॉट स्ट्रक्चर कार्बोनियम आयन बनाने में। एनीवन? किसी को भी कोई डाउट कार्बोनियम आयन में? चल ठीक है भाई। इसी तरीके से आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर बताना हो सब मॉलिक्यूल का, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एक एक इलेक्ट्रॉन रख के इन्होंने बना लिया। H2O मॉलिक्यूल का अगर आपको बनाना है, कैसे बनाओगे H2O मॉलिक्यूल का? देखो कितना सिंपल सा है, H2O मॉलिक्यूल का आराम से बन जाएगा इसी तरीके से। कैसे बन रहा है H2O मॉलिक्यूल का, दिख रहा है? जैसे कि ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? हम सबको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ, यानी 6 में से दो हटाओ, कितने बचे? 4। हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो ही गया, 4 मतलब यहाँ पे दो लोन पेयर, ठीक है। तो ये दो लोन पेयर हो गया। तो इस तरीके से बेटा आप H2O का भी डायग्राम बना सकते हैं। समझ आ गया ना लिविंग टोटल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? देखो यहाँ पे CCl4 का बनाया है कि CCl4 4 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, और सबके साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है, बिकॉज क्लोरीन की वैलेंसी तो एक ही होती है। तो उसको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबके साथ इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, किसने? कार्बन ने। तो कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये बन गया CCl4। यानी CCl4 को आप लिख सकते हो Cl, और ये रहा Cl। तो Cl चार जगह है ना। तो ये आपका CCl4 का स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलर वे में ये देखो एंटी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना है, N2। किस तरीके से बना होगा नाइट्रोजन का? सबको पता है नाइट्रोजन होता है 2,5। अब इसकी वैलेंसी 3 है, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, और एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये बन गया भाई आपका पूरा, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन इधर, और एक ये उसी तरीके से ये। तो ये हो गया नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में हमेशा हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। डन। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। नाउ अब आफ्टर दिस लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्या करना है? तो इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम सीधा चलते हैं अपने वेस्पर थ्योरी पे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये वेस्पर थ्योरी, इसको बहुत ध्यान से समझना।
क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और हमें अच्छे से आना ही चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस वेस्पर थ्योरी पे होंगे। तो क्या होता है ये वेस्पर थ्योरी, जरा एक बार देखो। तो वेस्पर थ्योरी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, याद रखना नाम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी लेविस कॉन्सेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी जो लेविस का कॉन्सेप्ट था वो अनेबल था, इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए आए वेस्पर थ्योरी, ठीक है। यानी वेस्पर थ्योरी प्रोवाइड अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यानी एक सिंपल प्रोसीजर बताएगा जिसकी हेल्प से आप लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप्स को पता कर सकते हो। Now, it was proposed by the Sidgwick and Powell in 1940 and it was further developed by the Niolam and Gillespie. ठीक है, तो मेन आपको ये याद रखना है कि what are the advantage of using this whisper theory, that it is used to explain the shape of the molecule on the basis of valence shell electrons, ठीक है। चलो, now, it is based on the repulsive interaction of electron pair in the valence shell of the atom. ये किस पे based है? Repulsive interaction पे, ठीक है, ना कि attractive interaction, याद रखना। So it is based on the repulsive interaction of electron pairs in valence shell of the atom. Done? देखो बेटा, now what are the various postulates of whisper theory? इसमें एक और point है कि the shape of the molecule depend upon the number of valence electron pair, कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसी पे शेप डिपेंड करता है। एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अब देखो फटाफट कैसे बनाते हैं हम लोग। नाउ एक और इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, द वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर with the electrons pair localizing on the spherical surface at a maximum distance from one another to minimize this repulsion, ठीक है। now these pair of electrons, होता क्या है, ध्यान से समझ रहे सारे वर्ड्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। These pair of electron tends to occupy such position in space that minimize repulsion and maximize separation। यानी ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये अपने आप को इस तरीके से ऐसे पोजीशन पे ऑक्यूपाई करते हैं जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम सेपरेशन हो, ठीक है। मतलब मिनिमम रिपल्शन का मतलब समझ रहे हो, मिनिमम रिपल्शन एंड thus maximize the separation। A multiple bond is treated as a single electron pair, and the two or a three electron pair of a multiple bond is treated as a single super pair। ये सब याद रखना है बेटा। Now, अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any such structure। यानी उसके हर स्ट्रक्चर के लिए वेस्पर थ्योरी होगा करेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस के लिए भी। नाउ यहाँ पे ये वाली चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना है, क्या, कि जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स पेयर का, उसका एक ऑर्डर होता है। तो वो ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर में, फिर रिपल्शन की बारी आएगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन हमारा आएगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लास्ट में, है ना। यानी सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये तीनों आपको याद रखना है, कई बार पेपर में ऐसा लिखा होता है लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट ओवर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डोमिनेट ओवर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम कौन सा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। डन। चलो, हाँ, अरे क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के दिमाग में कि वाई लोन पेयर रिपेल मोर, लोन पेयर रिपेल ज्यादा क्यों करते हैं। सिंपली बिकॉज द लोन पेयर आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल आइटम, ये सेंट्रल आइटम पे ही लोकलाइज्ड है, वहीं पे है। वेयर एज ईच बॉन्डेड पेयर इज शेयर बिटवीन द टू आइटम, जबकि जो शेयर होते हैं, जैसे कि अभी आप देखो ना ये NH3 है, तो NH3 में आप देख रहे हो, ऐसे मैं दिखाऊंगा, अगर ये NH का बॉन्ड, NH का बॉन्ड, ये रहा लोन पेयर। So basically, lone pair are localized on the central atom, whereas each bond pair is shared between the two atoms। अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से,
अगर मैं पोस्टुलेट्स की बात में ध्यान में रख के अगर मैं यहाँ पे नाइट NH3 का शेप निकालने जाऊँ, ठीक है। अब देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलेंगे हम लोगों को। क्या क्या इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं NH3 और CH4 की, क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है कि वाई बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज मोर एज कम्पेयर टू CH4। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीजन ये है बेटा, अगर मैं दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका भी और इसका भी। अब sp3 का मतलब क्या होता है कि जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका मतलब वो क्या हो गया कि इसमें 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। इसमें कितना बॉन्ड एंगल रहने वाला है बेटा, 109 डिग्री का, याद रखना है। बट होता क्या है कि चलो CH4 में तो 109 डिग्री रह जाता है, लेकिन इन केस ऑफ NH3 अमोनिया, वहां पे बॉन्ड एंगल घट के 160 डिग्री हो गया। अब ये क्यों। तो अभी अभी हमने एक ऑर्डर पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट ओवर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये पढ़ा था अभी अभी हम लोगों ने। तो यहाँ तो कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ो, ये तो ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है, यानी ये जो बॉन्ड पेयर है ये एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। भाई रिपल्शन तो बॉन्ड पेयर में भी होगा, तो ये दूर जाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन ऊपर है एक लोन पेयर, तो ये वाला लोन पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर ये आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन करेगा, जिसके चलते ये एंगल क्या हो गया है, जिसके चलते एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देख रहे हो, ऊपर से ऐसे धक्का लग रहा है, इधर से ये धक्का मारेंगे, रिपल्शन करेंगे, जिसके चलते ये छोटा हो जाएगा। और इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ भी घट के 160 डिग्री आ जाता है। तो ये याद रखना हमेशा कि अगर मैं CH4 की बात करूं और NH3 की बात करूं, तो NH3 में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, वहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और उसी के चलते इसका एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया क्या सबको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे बताओ भाई, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 NH3 H2, कितने कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हालांकि मैंने आंसर लिखा है, फिर भी समझ के बताओ मेरे को एक बार। देखो, अगर मैं CH4 की बात करूं तो यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो नो लोन पेयर। NH3 की बात करूं तो तीन बॉन्ड के बाद एक लोन पेयर तो है, तो वन लोन पेयर। H2 मतलब ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि जो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ CH4 NH3 H2 आर रिस्पेक्टिवली कितना हो जाएगा, 0 1 और 2। 0 हो जाएगा CH4 में, 1 हो जाएगा NH3 में, और 2 हो जाएगा हमारा H2O। ठीक है, बताओ भाई कि इसमें से जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ये और ये चारों, इसमें से कौन है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन करेक्ट। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बताओ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा। अभी अभी लिखवाया था आप लोगों को, ए बोला है बच्चे ने। ठीक है, सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर, वेरी गुड बेटा। सो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही होगा कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर का, फिर आता है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। डन। चलो, तो बेटा इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, एक दो तो देख ही लेते हैं आज, फिर हम नेक्स्ट जो होगा ना वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको देखते हैं पहले। तो पहली तो ये बात करता है कि किस तरीके से ज्योमेट्री बताता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ही इसका यही है कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स हम लोगों को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैंने लिया है 2, मतलब मैं AB2 लेके चल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है AB2, है ना। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखो इसके लिए क्या होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बोल रहा है कि 180 डिग्री की होगी, मतलब ए बीच में होगा और ये 180 डिग्री पे लगे होंगे बी। यानी यहाँ पे मॉलिक्यूलर की ज्योमेट्री जो है वो लीनियर आ गई। ठीक है, 180 डिग्री। एग्जाम्पल कौन कौन बनाएगा 180 डिग्री। तो एग्जाम्पल में है BCl2, HgCl2, BeF2, अगेन मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। so these all are the example of AB2। ठीक है, AB2, तो AB2 में कोई कुछ भी पूछे बता देना। सबसे पहले AB2 का शेप क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, तो BCl2 होंगे, HgCl2 होंगे, BeF2 एक्सेट्रा। नाउ अब मान लो अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए 3, वो तो 2 का केस था। अब 3 आ गए, तो 3 से कौन सा शेप बनता है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर।
ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप हमारा यहाँ पे बनता है। अब देखो यहाँ पे बैंड एंड कितना है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। एग्जाम्पल देखो भाई, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, 1 2 3 है ना, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, ALF3 हो गया, AlCl3 हो गया। ये सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो ये सभी के सभी ट्रायंगुलर प्लेनर का स्ट्रक्चर शो करते हैं बेटा। ये चीज आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। डन। क्लियर है ना यहाँ तक, बताओ। चलो भाई, ये तो क्लियर हुआ। नो, अगर आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में नेक्स्ट देखो, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल देखिए, अब इस टेट्राहेड्रल में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो और लोन पेयर कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का ही होगा। और एग्जाम्पल थे CH4 CCl4। आप कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का एग्जांपल देखो, तो इसके शेप को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है ये, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। और दो जो, आप देखो इसमें क्या होता है, एक, तीन जो बी है वो तो प्लेन में लगे हुए हैं ऐसे, और एक बी प्लेन के ऊपर, एक बी प्लेन के नीचे, तो ऐसे 5 बी लगे हुए हैं, जिसको हम लोग अलग अलग नाम बोलते हैं। जो ऊपर और नीचे लगे हुए हैं 180 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन है जो 180 डिग्री पे है, ये कहलाता है हम लोग का इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो ध्यान से, इस इक्वेटोरियल पोजीशन में आपके तीन बी एटम है और तीनों के बीच 120 डिग्री का एंगल होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि भाई TBP की जब भी बात होगी तो एक्सियल के बीच का एंगल 90 डिग्री, और जबकि ये जो इक्वेटोरियल है उनके बीच 120 डिग्री का देखने को मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो जाते हैं, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 6 हो जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे 6 हो जाएंगे, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का शेप हो जाएगा। 6 है, इसमें 4 प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होता है सब में। एग्जाम्पल है SF6 और PEF6। ठीक है। नाउ, अब देखो हमें क्या कंपेयर करना है, तो हमें कंपेयर करना है, compare that is geometry of the some simple molecular ion with the central atom having only one or more lone pair of electron। तो इसमें हम ऐसे बात करने जाएंगे जिसमें सेंट्रल पेयर पे एक ना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनकी ज्योमेट्री बदल जाती है। जैसे मान लो मैं AB जो 3 लिया था उसकी जगह AB2 और L ले रहा हूँ, तो इसमें बॉन्डिंग पेयर तो दो दिख रहे हैं और लोन पेयर कितना दिख रहा है बेटा? एक दिख रहा है। अब देखो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट करा दोगे। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, तो इसका शेप तो था ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन इसका शेप क्या हो गया? दैट इज बेंट शेप, या भी बेंट हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? बेंट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड बेंट शेप। ये याद रखना है बेटा आपको, AB2। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बेंट, एग्जांपल हो गया SnCl2 हो गया या PbCl2 हो गया। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ दिस। डन। नेक्स्ट देखो बेटा, रीजन वाई ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मच मोर एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सो द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस, है ना। यहाँ पे एक रिपल्शन हुआ है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो कि ज्यादा है। एक और करते हैं, मान लो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल इस टाइप का है, दैट इज AB3L। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो 3 है, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? 1, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे 1 है, और बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे 3 दिखाई देने को मिल रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। और शेप ऑफ द पॉलीगॉन का नाम क्या हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया इसका एग्जाम्पल होगा। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, और अरेंजमेंट में हम टेट्राहेड्रल ही इसको बोल रहे हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे NH3।
ठीक है। तो वाई, तो सेम रीजन है कि ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर इज रिड्यूस। तो वहां पे बॉन्ड पेयर जो है वो रिड्यूस हो गया है। इस तरीके, इसलिए हम लोग को ये बिहेवियर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा सभी को। डन। ठीक है। सो जो नेक्स्ट शेप्स है बेटा, नेक्स्ट ज्योमेट्री, उसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास से। ये ऑलरेडी हम लोग का हो गया है पूरा, तो उसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे वेस्पर थ्योरी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे वेस्पर थ्योरी को।